पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। बाजारों के खुलने की तैयारी, लेकिन उससे पहले कल की एक बड़ी खबर। जी हां, कल खबरें ये चल रही थी कि सरकार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा सकती है। अगर ये फैसला होता है तो कितना फर्क, कितना असर पड़ेगा जेम्स और ज्वेलरी शेयरों पर, उनकी कंपनियों पर, उनके कारोबार पर, ये बताने के लिए देश की सबसे बड़ी दिग्गज जेम्स ज्वेलरी कंपनी टाइटन के सीएफओ एस सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो गए। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए सर, 10 से 6% करने की बात हो रही है, क्या ये काफी है आपकी इंडस्ट्री के लिए, राहत देने के लिए आज से? मैं नहीं बता सकता हूँ कि काफी है कि नहीं है, क्योंकि हमको जितना कम है तो उतना अच्छा होगा इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। लेकिन अगर सरकार सोच रही है कि इसको कम करना है तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये आज हमको जो मेजर प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में वो स्मगल्ड गोल्ड है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का एस्टिमेट है कि 100 to 150 टन ऑफ गोल्ड स्मगल्ड आ रहा है इंडिया में। सो इसके लिए अगर गवर्नमेंट कुछ कर सकती है तो अच्छा होगा, क्योंकि हमको उनको ये भी पता होना चाहिए कि स्मगल्ड गोल्ड ही ब्लैक मनी, it's a place where you store black money as well. So it is smuggled gold which is not accounted and not coming through the system in the proper way, and where there's no tracking mechanism of that gold. So it makes a lot of sense for the government actually to curb smuggling as much as possible and fight this war against black money. Okay, I get that point, sir. Mr. Subramaniam, लेकिन क्या अगर ये इम्पोर्ट ड्यूटी कट होती है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फिर कंज्यूमर डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली गोल्ड प्राइसेस करेक्ट हो रहे हैं। इंडिया में डिस्क्रिशनरी स्पेंड वैसे भी कुछ कम हुआ है डिमोनेटाइजेशन के चलते, तो क्या ये वापस डिमांड को ला पाएगा? I would think so. If gold prices do fall, it would spur consumption, and more hopefully it would spur consumption of jewelry rather than gold as bullion, right? And that's what we are all hoping, because we are more interested in selling jewelry, not in bullion, and that's what gives jobs to millions of people in India, and that's what we are all here for. So we would hope that a reduction in price of gold would actually spur jewelry sales. तो ये बड़ा कदम होगा अगर सरकार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करे, तो सोने के दाम कम होंगे और इसके चलते मांग बढ़ेगी ज्वेलरी की। शुक्रिया सुब्रमण्यम साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो दो स्टॉक उस पर राय ली जाए, दोनों ही वायदा कारोबार के हैं, टाइटन और साथ ही पीसी ज्वेलर्स, जो कल काफी दमदार प्रदर्शन करते हुए दिखे थे। 3.5% ऊपर पीसी ज्वेलर्स बंद हुआ। हेमंत, सवाल आपके लिए है, क्या इनमें अभी भी कोई खरीदारी का मौका है? टाइटन 1% ऊपर बंद हुआ था। देखिए, मेरे हिसाब से पीसी ज्वेलर्स में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा ऐड हुआ ट्रेडिंग वाइज अगर मैं बात करूं, और अगर आप ध्यान से देखें तो पीसी ज्वेलर्स ने कल अपना 370-375 का बैरियर भी एक बार क्रॉस किया अपसाइड पे। तो ट्रेडिंग एंगल से पीसी ज्वेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, एंड आई थिंक इट हैज़ द पोटेंशियल 395-398 तक का, और ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा वहीं पे ऐड हुआ है। तो ट्रेडर्स के लिए मेरे ख्याल पीसी ज्वेलर्स बेटर शेयर रहेगा। ओके, और इस बीच प्री ओपनिंग सेशन में हो चुकी है भारतीय बाजारों की शुरुआत। बता दूं आपको कैसा दिख रहा है कारोबार। 55 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 100 अंक नीचे निफ्टी दिख रहा है। अच्छा, टाटा मोटर्स 9% नीचे, बीपीसीएल 6, आईटीसी 6 और टाटा स्टील 5%, मारुति 4%। ये सब भाव देखना चाहते हैं ट्रेडर्स आज के सेशन में। अल्ट्राटेक सीमेंट 2% ऊपर, इन्फोसिस 1.5% ऊपर। रुपए की शुरुआत हुई है मजबूत, लगभग 8 पैसे की तेजी के साथ हमने की है करेंसी मार्केट की शुरुआत 67.91 और आज भाव है 67.86। तो एक अच्छी बात है कि 68 रुपए 3 पैसे परसों क्लोज जहां से हुआ था वहां से एक अच्छी रिकवरी होती हुई दिख रही। तो 68 के नीचे जाकर रुपया टिक नहीं रहा है, ये राहत का संकेत है, रिलीफ का संकेत है, तो ये एक अच्छी बात है। जेम्स ज्वेलरी शेयरों की हम बात कर रहे थे। जैन साहब, आपसे पूछना चाहता हूं, खरीदना चाहिए क्या? क्योंकि एक तो लोग खरीदेंगे, मतलब वो एवरेज करेंगे। बहुत लोगों ने तो वो पुराने नोटों में से सोना खरीदा, किसी ने 50,000 के भाव में, किसी ने 55, किसी ने 45 और रह गए आधे। तो लोग अब गोल्ड में, ज्वेलरी में एवरेज करेंगे या पैसे है नहीं लोगों के पास? बहुत सही आपने सवाल पूछा अनिल जी। इनफैक्ट लोगों ने पैनिक में बहुत बड़ी गलतियां की है। एक तो सोना वैसे ही डाउनवर्ड ट्रेंड में आना ही था और डाउनवर्ड ट्रेंड में था, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन तो और भी बाकी है,
और जिस तरीके से ये इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की बात हो रही है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा डिमांड में अपसर्ज जाएगा। बट यस, इस पूरे सेक्टर में जो बेनिफिशियरी लगती है वो टाइटन लगती है मुझे। कहीं ना कहीं इस कंपनी पे सर्टेनली एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, क्योंकि ओवरऑल वैसे भी काफी ट्रांजैक्शंस इनके वाइट में ही होते थे, तो उसका एक जो डिमोनेटाइजेशन का बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट वैसे तो पड़ा है डिमांड में, बट थोड़ा कम पड़ेगा। और प्लस ये न्यूज आएगी तो इनको फायदा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर ज्वेलरी स्टॉक्स में जाना ही है तो गवर्नेंस वाली कंपनी, और जहां पे पहले से ही अच्छे से काम हो रहा था और आने वाले दिनों में भी डिमांड में अगर अपसर्ट जाती है तो इन्हीं कंपनीज में आएगी। तो मेरे हिसाब से टाइटन के साथ जाएं। बाकी गोल्ड में जो गलतियां की है लोगों ने, जो भी डिमोनेटाइजेशन के पैनिक में लोगों ने प्रीमियम देके खरीदा है, वो सर्टेनली पछताएंगे और कहीं ना कहीं एवरेज नहीं करें, ये मेरी राय है। क्योंकि करेक्शन अभी भी ड्यू है, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स तेज हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि और जिस तरीके से इंडियन डिमांड भी गोल्ड में ड्राई अप हो रही है, तो सर्टेनली थोड़ा दूर रहें तो ज्यादा अच्छा। डिमांड की बात कर रहे हैं जैन साहब, वागिल साहब एक काम करें, डिमांड का एक चैनल चेक ले लेते हैं हम कि किस लेवल पर डिमांड है। हर्षदा, कितना गोल्ड नीचे आ जाए तो आप खरीदेंगे, मतलब ज्वेलरी 23,000, 24,000, 22,000, 25,000, कहाँ पे आपको लगता है? अनिल, मुझे नहीं लगता मैंने लास्ट टाइम, मुझे याद भी नहीं कि मैंने सोना कब लास्ट खरीदा था। यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। इसी वजह से देखिए सोने के दाम गिर रहे हैं, डिमांड हर्षदा की तरफ से कम है। तो आप देखिए 32,000 से सोना आ गया 25 से 20,000। चलिए, तो फिलहाल सोने गोल्ड की कंपनी के लिए बहुत अच्छी खबर है नहीं, देखते हैं डिमांड आती है नहीं, लेकिन मामला थोड़ा ढीला दिखा है। चलिए, पीसी ज्वेलर्स प्री ओपनिंग सेशन में 1% नीचे नजर आ रहा है। देखेंगे बाकी शेयरों का क्या हाल होता है इस वक्त, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, एक बार देख लेते हैं प्री ओपनिंग सेशन में 47 अंक नीचे सेंसेक्स दिख रहा है और निफ्टी पर 20 अंकों का नुकसान आपको नजर आएगा। आईटीसी 2% नीचे इस वक्त नजर आएगा आपको, ये एक ट्रेड इस वक्त दिख रहा है हर्षदा। जी हाँ, इसके अलावा हम देख रहे हैं कल जो पूरा एक्शन टेक्नोलॉजी कंपनियों में आया था उसमें भी प्रेशर आता हुआ, तो टीसीएस, विप्रो जैसे काउंटर्स में कुछ गिरावट बनती हुई दिखाई दी। और हमने आपको बताया था कि इन्फोसिस पर रजत का एक सेल कॉल भी है, आईटीसी पर भी इनफैक्ट रजत का सेल कॉल था, तो ये काउंटर्स कमजोर खुलेंगे, पूरे आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फार्मा कंपनियों में एक पुल बैक की संभावना है और बिंदु फार्मा 2-3 दिनों के बाद पिटा है, अब एक पुल बैक की आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सन फार्मा देखेंगे आज किस तरह से खुलता है, क्योंकि इन्होंने एक स्किन कैंसर वाली ड्रग अक्वायर करने की बात सामने आई है आज सुबह। नैल्को में एक लेकिन स्पाइक आता हुआ अनिल, प्री ओपन सेशन में सही काफी पिटा है अकाउंट, अच्छी तेजी दिखाने के बाद एक करेक्टिव मूव इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये फिलहाल कुछ काउंटर्स हैं जहां पर थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ, लेकिन 8,034 ये फिलहाल लेवल निफ्टी का इस समय 48 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स 88 पॉइंट नीचे दिख रहा है। ये प्री ओपन सेशन से संकेत है, लेकिन हमने आपको बताया था कि काफी दिनों बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा वेल रिसर्च स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में इस समय शामिल होना चाहिए। तो जैकपॉट शेयर कौन सा है, आशीष के पास चलते हैं। आज रडार पे वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड पैकेजिंग कंपनीज है इस देश की। इस कंपनी का नाम है टीसीपीएल पैकेजिंग। ये कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इस देश में फोल्डिंग कार्टन्स की और लार्जेस्ट स्टैंड अलोन कन्वर्टर है पेपर बोर्ड्स की। 1990 में इस कंपनी का गठन हुआ था, तो 25 साल से ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का। ये कंपनी फोल्डिंग कार्टन्स, प्रिंटेड ब्लैंक्स और उसके आउटर्स, लैमिनेशन प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक कार्टन्स, ब्लिस्टर पैक्स, शेल्फ रेडी पैकेजिंग जो होती है, या इनफैक्ट जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री है, उसमें ये कंपनी ऑफ लेट मूव कर चुकी है। इस कंपनी ओवर द इयर्स काफी लंबी जर्नी तय करी और मेरे ख्याल से इस देश की अब इकलौती ऐसी कंपनी है जिसकी प्रेजेंस चारों ज्योग्राफीज में इस देश की नजर आएगी आपको, और न सिर्फ भारत में बल्कि अक्रॉस द ग्लोब ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी का कारोबार समझाने का ज्यादा आसान तरीका अगर मैं सेगमेंट वाइज आपको जिस कारोबार में कंपनी वो समझाऊं। इस कंपनी ने कामकाज की शुरुआत करी थी टोबैको प्रोडक्ट से, और इनफैक्ट फिलिप मॉरिस और ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको बीएटी की एसोसिएट कंपनीज जितनी इस देश में उसके लिए पैकेजिंग करती थी। तो आप जो देखते हैं फोर स्क्वायर, मार्लबोरो, इन तमाम सिगरेट्स के डब्बे, उसकी पैकेजिंग वहां से इस कंपनी ने कामकाज शुरू करा था, और आज भी तमाम इंटरनेशनल कंपनीज को भी सर्व करती है। लिकर में तमाम पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स, तो स्मर्नॉफ, ऑफिसर्स चॉइस, रॉयल स्टैग, बकार्डी, मैकडॉनल्ड्स, ब्लैक एंड व्हाइट, जितने आप ब्रांड्स देखते हैं शेल्फ में, उन सब की पैकेजिंग इसी कंपनी से होती है। फूड एंड बेवरेजेस में एक ऑडिटेड और अप्रूव्ड है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत, और हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, केलॉग्स के कॉर्नफ्लेक्स, नेस्कैफे, ग्लूकॉन डी, किटकैट,
इन सब की पैकेजिंग करने का काम है। एफएमसीजी में जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको इस कंपनी की डेप्थ समझ में आएगी। पियर्स, सर्फ एक्सेल, क्लोजअप, कोलगेट, विको टर्मरिक, फेयर एंड लवली, इन सब की पैकेजिंग का काम है। फार्मास्यूटिकल्स में तमाम दवाओं के लिए ब्लिस्टर पैकेजिंग करती है। एग्रोकेमिकल्स और इलेक्ट्रिकल्स में एक कंपनी है जहां पे फिनोलेक्स, बॉश, इयन, बेयर, एरलडाइट, एमसील, ड्यूपॉन्ट, अप्सरा, फाबर कैस्टल, इन सब के लिए कामकाज करती है। 525 करोड़ रुपए का इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और 58-59% के आसपास प्रमोटर्स का हिस्सा है। प्रमोटर्स इस कंपनी के हैं कनोरिया परिवार। इसके साथ साथ इंटरेस्टिंगली जिंदल फैमिली का भी स्टेक है, यानी कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप के सज्जन जिंदल और उनकी वाइफ प्रोमोटर ग्रुप का एक हिस्सा है। हालांकि बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, लेकिन प्रोमोटर ग्रुप प्रोमोटर एंटिटी का हिस्सा है। पब्लिक शेयर होल्डर्स में बड़े निवेशक इस कंपनी में बैठे हुए हैं। अनिल कुमार गोयल साहब का 9.25% के आसपास का हिस्सा, इनफैक्ट विजय किशनलाल केडिया का 1.25% से ज्यादा का स्टेक है इस कंपनी में। और FY16 में सॉलिड फाइनेंशियल्स, आय में 19% का उछाल, मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए और मुनाफे में भी 19% का उछाल था। और ये सिर्फ FY16 की स्टोरी नहीं है, आपकी स्क्रीन पे पिछले कई फाइनेंशियल ईयर्स के फाइनेंशियल्स आएंगे। लगातार ये कंपनी पिछले 4-5 सालों से 20% का CAGR यानी कि सालाना आय में ग्रोथ क्लॉक कर रही है। और इसके बाद मार्जिन पिक्चर आपकी स्क्रीन पर आएगी। हर साल इस कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए आपको नजर आएंगे। बेहद स्ट्रांग रिटर्न रेशियोज हैं इस कंपनी के। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 26.5% का, बेहद स्ट्रांग। वैल्यूएशंस FY16 में इस कंपनी की डाइल्यूटेड EPS थी 44 रुपए की, यानी कि 13-13.5 पिछले साल पे फाइनेंशियल्स पे। मैं सिर्फ यही 20% का रन रेट मान लेता हूं अगले 2 सालों का, तो FY18 की EPS पे ये कंपनी इस समय केवल 9-9.5 के PE मल्टीपल पे आपको कामकाज करती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट इस एस्टिमेट्स में रिस्क टू अपसाइड है, लेकिन फिर भी इजी टू से रिस्क रिवॉर्ड इन लेवल्स पे बेहद फेवरेबल नजर आता है। हाल में 12 दिसंबर को इस कंपनी ने घोषणा करी थी कि एक एडिशनल ऑफसेट प्रिंटिंग लाइन सिलवासा फैक्ट्री में लगा रहे हैं। 7 कलर की वो ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन है जिसे जर्मनी से इंपोर्ट करा गया है। 9000 टन एनुअल कैपेसिटी होगी इस मशीन की, यानी कि अब वहां से फाइनेंशियल्स में, और क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स या कहीं प्रीमियमाइजेशन की तरफ ये कंपनी मूव कर रही है, तो मार्जिन्स में और यहां से इजाफा देखने को मिलेगा। ये स्टॉक फिलहाल 600 के लेवल्स पे कल क्लोज हुआ था। साल के हाईज जो थे वो 780 रुपए के थे, वहां से 25% नीचे इस समय कामकाज कर रहा है। तो एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस मॉडल बेहद स्ट्रांग है, बेहद स्ट्रांग क्लाइंटेल है जो मैंने तमाम हाईलाइट करे, बेहद स्ट्रांग फाइनेंशियल्स है और बहुत स्ट्रांग फाइनेंशियल्स का ट्रैक रिकॉर्ड है। पोस्ट करेक्शन वैल्यूएशन अब बेहद अट्रैक्टिव हो चले हैं। द न्यूली कमीशन सिलवासा की लाइन है, वो फाइनेंशियल्स में, वो मार्जिन्स में एड करती हुई नजर आएगी और तमाम बाजार के दिग्गजों का फेवरेट है। रडार पे रखें इस कंपनी TCPL पैकेजिंग को। ओके, तो ये फिलहाल आज का जैकपॉट शेयर, जैसे आशीष बता रहे थे, पैकेजिंग कंपनी। और जो खास बात ये है, इनके फंडामेंटल्स तो एक्साइटिंग है ही, लेकिन 780 का हाई था और वहां से 25% एक डिस्काउंट पर इस समय स्टॉक मिल रहा है, तो ये रडार पर रखें। लेकिन इसी तरह के काउंटर्स हम आपको बताते हैं ट्रेड के लिहाज से भी। और आज सुबह स्टॉक 2020 में आशीष और नीरज के बीच मुकाबला रहा, तो देख लेते हैं इनकी टीम कैसी खड़ी है आज। मेरी 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर ज्यादा फोकस खरीदारी की तरफ। टेक्समैको रेल यानी कि टेक्स रेल खरीदारी करने के मौके ढूंढे। टोरेंट पावर रीसेंट प्रेशर के बाद लग रहा है कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, शायद खरीदारी करने के मौके यहां पर होंगे। अपोलो टायर्स, टायर कंपनी इस प्रेशर में है और ये एक उनमें से आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ काउंटर है जिसमें वीक ऑन वीक इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आई है, लेकिन अब लग रहा है कि ये प्रेशर शायद सेल ऑफ शायद बढ़ता हुआ नजर आए। पेट्रोनेट LNG और यूनियन बैंक दोनों सेल रिकमेंडेशन, क्योंकि वायदा में जिस तरह का बिल्डअप हो रहा है वो दिखा रहा है कि शायद आज फिर से यहां पे एक प्रेशर होगा, फिर से मंदड़ी यहां पे एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। कॉक्सन किंग्स लंबी अवधि के लिहाज से हमें अट्रैक्टिव नजर आता है और अब 170 के लेवल्स के आसपास कामकाज कर रहा है। और यूरोप में जिस तरह के मार्केट रेजिलिएंट हो रहे हैं, होप है कि वहां की इकोनॉमी इवेंचुअली रिवाइव होती हुई नजर आएगी, तो शायद कॉक्सन किंग्स इवेंचुअल बेनिफिशियरी होगा। मनपसंद बेवरेजेस और पराग मिल्क फूड्स, दो बेहतरीन स्टोरीज जो रिसेंटली पिटाई झेलती हुई नजर आई है, अपने हाइस से अच्छा खासा प्रेशर झेल चुकी हैं। दोनों ही स्टॉक्स लंबी अवधि के लिहाज से अट्रैक्टिव हैं और वैसे इंट्राडे के लिहाज से भी हमें लगता है शायद ये दोनों स्टॉक्स आज ट्रेडिंग करने के मौके देंगे। वेल्सपन कॉर्प जहां पे प्रमोटर्स की कल बाइंग होती हुई नजर आई है, शायद स्टॉक को हरकत में रखे। और इसी ग्रुप की वेल्सपन एंटरप्राइजेस जहां पे आज बोर्ड मीटिंग है, उस बोर्ड मीटिंग से पहले स्टॉक शायद एक्टिव होता हुआ नजर आए, शायद खरीदारी करने के आज यहां पे भी मौके होंगे। बेटी में ध्यान रखिए और यहाँ पे खरीदारी पे ही पूरा फोकस है। जिस तरीके से JSW स्टील में स्टॉक स्प्लिट खबर है, MP डिस्टिलरी होटल बिजनेस के शेयर बेचे हैं, बामा लॉरी में बोनस, साउथ इंडियन में राइट्स इशू का रेशो, वहीं KDDL में प्रोमोटर 265 पे वारंट कन्वर्ट कर रहे हैं। A to Z इंफ्रा
और ITNL 2 बजट पिक्स है सेलेक्टर्स को लगता है कि इंफ्रा फोकस है, तो यहाँ पे खरीदारी करिए। क्वेस्ट कॉर्प और टीम लीज टेम्पररी स्टाफिंग की बढ़ती डिमांड को देखते हुए इनमें तेजी रहेगी। और ICICI बैंक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो चेंज हुए उसकी वजह से इसमें दबाव देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह होगी। और प्री ओपनिंग सेशन में देखिए 18 अंक नीचे है सेंसेक्स और इतना ही नीचे निफ्टी है, तो किसी को तो ज्यादा गिरना पड़ेगा, तो शायद वो फिर सेंसेक्स होगा थोड़ा ज्यादा गिरेगा। तो बैंक निफ्टी 57 अंक नीचे, 27 अंक नीचे मिड कैप इंडेक्स है, तो कमजोरी है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितनी हमें बाहर दिख रही थी। SGX निफ्टी पर 25-30 पॉइंट नीचे दिख रहा था। एक बार एशिया देख लेते हैं किस तरह का कारोबार हो रहा है, क्योंकि हांगकांग के बाजार थोड़े ज्यादा गिरे थे। हालांकि एक बात कहनी होगी, पिछले 1-2 दिनों में वहां के बाजार बढ़े भी हैं, हम तो बढ़े नहीं, तो शायद हम गिरे भी कम। और डॉलर इंडेक्स 103 के आसपास है, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हाँ देखिए लगभग 200 अंक नीचे हांगकांग आपको नजर आएगा, तो सारा का सारा एशिया लाल निशान में आपको दिखेगा इस वक्त। जुबिलेंट फूड, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। जैन साहब जरा इस पे बताइए करना क्या चाहिए। एक तो ये कौन बोल रहे थे आपके, मॉर्गन स्टैनली, वो 1450 का टारगेट दे रहे हैं, और कोटक की रिपोर्ट में पड़ रहा था वो 800 के नीचे का टारगेट दे रहे हैं, किसको सही माने? हाँ, मैं कोटक के साथ जाना चाहूंगा। मुझे संभव इस स्टॉक में, मैं पहले भी काफी बार आपके शो में इस स्टॉक पे बात कर चुका हूं, मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगता नहीं है। मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से तो सर्टेनली नहीं लगता, और आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई अब बहुत बड़ी स्टोरी रही नहीं, बहुत एक्साइटिंग ये स्टॉक लगता नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा रनअप ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट थीम के हिसाब से दे चुका है। तो अब अगर ढूंढना ही है तो कोई दूसरा स्टॉक ढूंढेंगे, और जो वेलनेस से रिलेटेड हो, और ये एक्चुअली उसका ऑपोजिट है, वेलनेस से रिलेटेड नहीं है। तो मैं इसीलिए मेरे हिसाब से इस स्टॉक के साथ नहीं जाऊंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टोरी के हिसाब से। बाकी कोई ट्रेडिंग करनी हो, FNO में स्टॉक है, काम कर ले, वो बात अलग है। अच्छा, वेलनेस में है क्या कोई स्टॉक? वेलनेस में अभी मैं एक बार थोड़ा सा वहां पे भी वेट करूंगा, क्योंकि अजंता फार्मा ये पहले रेकमेंड किया हुआ स्टॉक था, बट अब ऑलरेडी काफी चल चुके हैं। बाकी अभी वेरी फ्रैंकली वेलनेस की थीम पे ध्यान दिया जा रहा है। वहां पे एक अननोन टी कंपनी है जो कि थोड़ी वेलनेस के प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जो कि मैं एक बार अभी जिक्र नहीं करना चाहूंगा उसके बाद। ओके, तो ये है आपके लिए राय, जुबिलेंट फूडवर्क्स से रहें दूर, बोले मॉर्गन स्टैनली बोले। संदीप जी की बात सुनिए आप। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की, और प्री ओपनिंग सेशन में जो स्टॉक सेक्शन में दिख रहे हैं बता दूं आपको। अदानी पोर्ट्स 1% नीचे, भारतीय इंडसइंड आइडिया ये थोड़े थोड़े नीचे, यानी कि टेलीकॉम शेयरों पर दबाव रहेगा थोड़ा, ये दिख रहा है। इसके अलावा ITC आधा %, रिलायंस आधा %, SBI आधा %, काफी और बैंक नीचे हैं एक्चुअली। SBI, एक्सिस, ये एक्सिस कब गिरना रुकेगा, इंडसइंड ये सब नीचे है। औरोबिंदो, सन आधा %, सन फार्मा की अच्छी खबरें भी आ रही है। एक तो नोवार्टिस का उन्होंने खरीदा, दूसरा स्पार्क की भी खबर है जो हम आपको थोड़ी देर बाद बताने वाले हैं, जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश ही हो रही है, देख लीजिए। और इसके अलावा KDDL 11% ऊपर दिख रहा है, MP डिस्टिलरी 4% ऊपर दिख रहा है, साउथ इंडियन बैंक 2% मजबूत है। ये कुछ एक स्टॉक है जो मजबूत है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है। सेंसेक्स और निफ्टी पर मामूली कमजोरी के साथ शुरुआत की, कोई खास दबाव नहीं। 30 अंक नीचे सेंसेक्स है, 17 अंक नीचे निफ्टी दिख रहा है। 1/4% का नुकसान दिग्गजों में, लेकिन नुकसान आधा % का है बैंक निफ्टी में। 18,000 के बेहद करीब खुलता हुआ बैंक निफ्टी। कहां से बन रहा है दबाव वो बता दूं आपको। हिंडाल्को टॉप लूजर 1% नीचे, अल्ट्राटेक नीचे, इंडसइंड, SBI, एक्सिस, तो ये और बैंक ऑफ बड़ौदा, 4 बैंक नीचे दिखेंगे आपको। टेलीकॉम शेयरों पर दबाव बरकरार है। भारतीय एयरटेल नीचे खुलता हुआ दिख रहा है, और आइडिया भी नीचे है आज के सेशन में। तो मजबूत क्या है, सन फार्मा 1% ऊपर, विप्रो आधा % मजबूत। ये स्टॉक्स है जो एक्शन में है, तेजी की तरफ आई है। वायदा कारोबार के शेयर बता दूं आपको। बजाज फाइनेंस टॉप लूजर 2% नीचे, पेट्रोनेट LNG शॉर्ट करने की राय दी थी वागले साहब ने, 1.5% नीचे। सीएट फिर से कमजोर हो, 1.5% नीचे। अल्ट्राटेक सीमेंट 1% नीचे, जस्ट डायल, स्ट्राइड, सशुल, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो मजबूत क्या है, गोदरेज कंज्यूमर 1% ऊपर, आज यहाँ पर रिपोर्ट भी आई थी गोदरेज कंज्यूमर पर। और BML, अजंता फार्मा जैसे शेयरों में मामूली तेजी, लेकिन बाजार थोड़े दबाव के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। 1/4% का नुकसान। सेंसेक्स निफ्टी में 8,050 के नीचे, निफ्टी फिसलता हुआ। हर्षदा, आपकी नजर कहाँ है? अनिल, बैंक निफ्टी 77 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे यूनियन बैंक, इंडियन बैंक मिड कैप्स में पिट रहे हैं। इंडसइंड बैंक दिग्गजों में करीब 1% फिसल चुका है। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे काउंटर्स, एक्सिस, तो ये पूरा पैक है जो सबसे ज्यादा प्रेशर इस समय डालता हुआ। तो बैंक्स काफी वीक है आज खुलते ही। KDDL, इसको यहाँ पर आप देखेंगे करीब 9% तक की तेजी दिखाता हुआ। स्पार्क, ये काउंटर
जो अभी अभी खबर आई, और एक बार हम आपको बता दें कि स्पार्क को दरअसल यूएस एफडीए की ओर से एक रिस्पांस लेटर मिला है। एक पर्टिकुलर आई ड्रॉप बना रहे थे ज़ेल्फ्रॉस, उसके लिए यूएस एफडीए कह रहा है कि जब तक हलोल प्लांट की दिक्कत पूरी तरह से सुलझ नहीं जाती है, वहां से एक गो अहेड नहीं मिलता है, ज़ेल्फ्रॉस को एक फाइनल नॉड नहीं मिलेगा। और खास बात यह है कि कंपनी ये भी मेंशन कर रही कि अब यूएसएफडीए को और कुछ डेटा की जरूरत नहीं है, तो बस वो हलोल वाली दिक्कत है, अगर वो रिजॉल्व कर देता है सन फार्मा इनका पेरेंट कंपनी, तो यहां पर एक क्लियर थम्स अप आता हुआ, और स्पार्क उसी खबर पर करीब 5% तक की तेजी दिखा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे आज कौन से काउंटर्स एक्शन में है, तो प्रिज्म सीमेंट में कुछ खरीदारी होती हुई दिखाई दी है। साथ ही साथ आप देखेंगे कुछ हल्का वॉल्यूम एक्शन स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जैसे काउंटर्स में देखने को मिला, लेकिन मूड जो है ज्यादा मुनाफा वसूली का ही दिख रहा है आज के ट्रेड में। कुछ और काउंटर्स जिस पर आज नजरें ट्रेडर्स की गई हैं, इसमें जे कुमार इंफ्रा, और कल भी मुझे याद है इसमें थोड़ा सा अपटिक आता हुआ दिखाई दिया था नेशनल लेवल्स पर, एमएमटीसी जैसे काउंटर्स। तो ये जो पीएसयू बैंक्स या फिर पीएसयू काउंटर्स में तेजी की कॉल थी, वो वापस लौटती हुई। नाल्को प्री ओपन सेशन में एक मजबूत चाल दिखा रहा था, लेकिन कंटिन्यूस सेशन में यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। तो लार्जली बहुत ही लैकलस्टर ट्रेड है, जहां पर लोगों ने पैसे कमाए पिछले कुछ दिनों में, वहां पर हो रही है मुनाफा वसूली। ये एक सीधा कॉल बाजार ने आज फिर लिया है। तो ये है इस वक्त का रुझान, और कोई खास बड़ा रुझान तेजी या मंदी का स्टॉक्स में भी दिख नहीं रहा है। बेहद सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा है। एकमात्र स्टॉक जो थोड़ा कमजोर दिखा है, जो हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं, सीएट 1.25% कमजोर है, यहीं पर थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट में इजाफा मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर एक स्टॉक है जो कमजोरी होती हुई दिख रही है, स्पार्क। इसके चार्ट पर राय ली जाए, बताइए रजत, क्या खरीदारी करनी चाहिए? 5%, 4.5% मजबूत है स्पार्क का शेयर इस वक्त। ये स्पार्क आज जो मूवमेंट दिया है ये काफी अच्छी मूवमेंट है, बट इस लेवल पे अभी अगर आप लेंगे तो 328 से 332 इसी रेंज पे एक रेजिस्टेंस आ सकता है। बट आज अच्छी खबर के लिए चलते हैं बोल के हो सकता है वो रेंज भी कवर कर ले, बट ओवर अ लॉन्ग टर्म बेसिस मतलब एक साल की नजरिया रखेंगे तो मुझको 410 रुपया जाते हुए नजर आ रहा है, और इसमें 280 का स्टॉप लगा के एक साल के नजरिया लेके 410 की टारगेट लेके ये खरीदने से मेरे ख्याल से बेहतर होगा। ओके, लॉन्ग टर्म नजरिया आप रखेंगे तो शायद पैसे बनेंगे, फिलहाल 5% ऊपर। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो लॉन्ग टर्म नजरिया लोगों ने मेटल्स में अपनाया, वहां पर ट्रेडर्स तो जमकर बिकवाली करना शुरू कर रहे हैं। हिंडाल्को खासतौर से 1% की गिरावट दिखा रहा है। इसके साथ ही हमने कल भी नोटिस किया था वेदांता जैसे काउंटर्स कुछ फिसलते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन हिंडाल्को टॉप लूजर है समय का। अगले साहब क्या करेंगे आप? हर्षद, अब पैटर्न तो वीक है, मोर सो ओपन हाई है, जो ट्रेडर के लिए फॉर द डे ये कहलाता है कि थोड़ा डाउनसाइड होगा, तो मैं बेच के जाने की सलाह दूंगा। 167, 167.10 का ट्रेड हो रहा है। 169 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 163। और नीचे जा सकता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सरकारी कंपनियां ऊपर है। बीएमएल देखिए, एनटीपीसी मुश्किल से हर रेंज। अच्छा, पेट्रोनेट एलएनजी आपका गिर रहा है सर, 1.5% आज फिर से नीचे है। यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान वाला मामला होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक स्टॉक है। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, बजाज फाइनेंस, ये दो टॉप लूजर है। एसकेएस माइक्रो ऊपर के लेवल पर टिकता नहीं है। हेमंत, आपकी क्या राय है इस पर? एसकेएस माइक्रो, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन आज फिर से 2.5% कमजोर है। शॉर्ट करने के लिए लेवल ठीक है या थोड़ी देर हो गई, उछाल का इंतजार करें? मेरे हिसाब से अनिल जी थोड़ी देर हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है। स्टॉक देखिए अब जो अहम सपोर्ट्स हैं वो सारे तोड़ चुका है, तो वीक लग रहा है, बट आई विल सेल ऑन रैलीज। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा मौका मिलेगा हायर रेट्स पे बेचने का। 550 के आसपास काफी अहम सपोर्ट लेवल्स हैं, वहां पे स्टॉक थोड़ा टिकेगा। थोड़ा ओवरसोल्ड जोन्स में भी आ चुका है टेक्निकली। मुझे ऐसा लगता है जब बाजार दोबारा से अगर कोशिश करे टूवर्ड्स 575, 580, देन इट बिकम्स अ गुड सेल। अभी मेरे ख्याल बेचने में बहुत ज्यादा फायदा शायद नहीं मिल पाएगा क्लाइंट्स को, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन्स में है। बजाज फाइनेंस भी मैं बात करना चाहूंगा कि 750 के अंदर पुट राइटर्स का थोड़ा जमाव है, तो मेरे हिसाब से वो भी स्टॉक 750 से 745 के आसपास थोड़ा सपोर्ट लेगा, और उसको भी दोबारा अब 800 के आसपास बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर थोड़ा अटेम्प्ट करता है ऑन द हायर साइड, देन इट इज अ सेल ऑन रैलीज। लेकिन इन लेवल्स पे बेच के बहुत ज्यादा प्रॉफिट आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है।
तो शायद काफी पिट चुके हैं ये काउंटर्स, अब करंट लेवल्स पर ना बेचे, स्पेशली बजाज फाइनेंस की बात हो रही है। लेकिन बैंक्स पर नजर रखिए और बैंक निफ्टी 108 पॉइंट नीचे ये इंडेक्स, यही सबसे ज्यादा प्रेशर बना रहा है इस समय मार्केट में। हमेशा की तरह अगर जब सेल ऑफ आता है तो बैंक्स ही टूटते हैं और दो निजी बैंक है, इंडसइंड बैंक जो 1% से ज्यादा का नुकसान दिखा रहा है और दूसरी तरफ एक्सिस बैंक जो लगभग 1% टूट गया है। रजत, इन दोनों में अगर एक शॉर्ट करना हो आप क्या पिक करेंगे? ये दोनों ही शॉर्ट करिए ना, वो अच्छा है, क्योंकि दोनों ही नीचे जाएगा ऐसा ही समझ में आ रहा है। और इसमें वो टारगेट नहीं चाहिए, आप जहां पे शॉर्ट किया है वहां से कुछ ऊपर में, जैसे कि ये 460 के ऊपर में लगा के बैठ जाइए, हो सकता है 444 तक दिख जाए, क्योंकि दे आर अंडर अ क्लाउड एंड बैंकिंग स्टॉक्स आर वेरी वीक। कल बैंक निफ्टी जो था वो अपना 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के लिए रुका हुआ था, वो भी टूट जाएगा, बट हो सकता है थोड़ा सा बाउंस भी मिले। तो सेल ऑन रैलीज करिए या करंट लेवल पे बेचिए, लेकिन बेचिए, ये मार्केट में कोई खरीदारी का अभी तक जगह बना नहीं है। अच्छा, बैंक की बात करें, मुझे जो लग रहा है शॉर्ट करने के लिए आज से एक बैंक, कैनरा बैंक। रजत, ये बताइए क्या यहाँ पर पोजीशन बनती हुई दिख रही है? स्टॉक आधा पौन % ही कमजोर हुआ है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट देखिए 2% से ज्यादा बढ़ा है कैनरा बैंक में। तो एफएनओ में आज शॉर्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं, ये बेचा जाए क्या? यदि हाँ तो इसका स्टॉप लॉस और टारगेट बताइए। इसमें कैश का लेवल देता हूँ 286 रुपया 45 पैसा अभी भाव है। और इसमें मेरे ख्याल से ऊपर में 293 से लेके 300 ये एक सप्लाई जोन ही बन के रहेगा। और इसमें आपने सही कहा, इसमें एक्चुअली दिसंबर या जनवरी फ्यूचर्स में पोजीशन लेके बैठ जाइए, मुझको लगता है 286 से 250 के आसपास भी चला जाएगा, क्योंकि उसमें एक 4-5 ट्रेडिंग सेशन पहले उसके आसपास में कैश में एक बार लो बनाया था, वो लो नॉर्मल ट्रेडिंग में रीटेस्ट होगा, ऐसे ही पॉसिबिलिटी समझ में आ रहा है। और इसमें शॉर्ट साइड का पोजीशन लेके जनवरी फ्यूचर्स में बैठ जाइए, वहां पहुंच जाएगा। ओके, कैनरा बैंक शॉर्ट की पोजीशन बनती है, ये साफ संकेत आते हुए। इस बीच आप देखिए, जो हम कह रहे थे ना, पीएसयू शेयरों में कुछ इंटरेस्ट आ रहा है धीरे धीरे करके खरीदारी का। पिछले कुछ दिनों में हमने इंजीनियर्स इंडिया आपके लिए आइडेंटिफाई किया और यहाँ पर हमने देखा है इस पूरे हफ्ते तो 4% से ज्यादा के गेन्स डेफिनेटली बने हैं इंजीनियर्स इंडिया में। आज एक और शेयर इस तरह से चमक दिखा रहा है, वो है BEML, 1.5% ऊपर है इस मार्केट में। वागले साहब, आपने भी स्पॉट किया इसे, अब यहाँ से कहाँ जाएगा? एक्चुअली इस स्टॉक की सबसे बढ़िया बात, वागले साहब आप चार्ट पे लेवल दे, उससे पहले बताऊं, आज के सेशन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर है, 5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है। और ऐसी कोई खबर नहीं है जिसकी वजह से बढ़े। एक तो खबर से बढ़ता है तो हमको समझ में आता है कि भाई आज न्यूज है तो लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो इसको बताइए इसमें क्या एक्शन हो रहा है? अनिल जी, दो प्रायर स्विंग हाइस को ब्रेक कराए एक ही साथ, जो कि 940, 936, 940 है, और खबर नहीं है आप बोल रहे हैं, ये मेरे लिए पॉजिटिव है। स्मार्ट मनी इज गेटिंग इनटू दिस, मैं इसमें बाय की सलाह दूंगा। पोजिशनल व्यू तो 970, 975 का बनता है, बट इंट्राडे की बात करें तो एक 7-8 रुपए का स्टॉप लॉस और 15 रुपए का टारगेट 955, 958 की तरफ जा सकता है। ये दिसंबर फ्यूचर्स के लेवल से। ओके, 955 to 958 ये टारगेट होगा। 955, 958, ओके। तो यहाँ पर तेजी अच्छी बन सकती है, इस पर नजर रखिए। एक स्टॉक जहाँ पर थोड़ी थोड़ी मंदी की पोजीशन बनने लगी है, IFCI, इसको हमने पहले कवर भी किया, और जो NSE के IPO आने की खबर थी उसके चलते हुए इसमें अच्छी तेजी हुई, लेकिन अब कल जो अपडेट है ना उसके बाद अब ये मुश्किल है। मैं वही जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास है वो बेच के निकल जाए या शॉर्ट करे, क्योंकि अल्टीमेटली वागल साहब देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि ये IPO अब कब आएगा पता नहीं, और वैल्यू अनलॉकिंग होगी लेकिन उससे पहले बाजार है खराब। तो मेरे ख्याल से अभी भी उन लेवल से ऊपर है जिन लेवल्स पे हमने रिकमेंड किया था। तो क्या आप ये कहेंगे कि एक बार बेच के निकल जाना चाहिए, या ट्रेडर से तो शॉर्ट करें, नीचे के लेवल वापस मिल सकते हैं IFCI में? अनिल जी, शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैटर्न पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उस लिहाज से बुक करें, क्योंकि मुंह नहीं आती है साइडवेज होगा वो बात अलग है, लेकिन मुझे शॉर्ट तो करने के बिल्कुल संकेत नहीं है। ये स्टॉक 25 के नीचे जाएगा तो ही वीक होगा। फिलहाल मैं अभी भी समझता हूँ 28, 29 की तरफ की मूव होगी, लेकिन आज या कल में होगा ये कह नहीं सकते। 25 के नीचे वीक होगा? हाँ, 25 के नीचे कहाँ आ जाएगा फिर ये?
अगर 25 ब्रेक करता है तो फिर 22 तक आ सकता है। तो मेरे ख्याल से फिर 22-23 आ जाए तभी खरीदना चाहिए, फिर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब एक तो ये वो चित्रा वेंकट कृष्णन है ना, रामाकृष्णन, चित्रा रामाकृष्णन, वो चली गई। अब नया कौन होगा, कब आईपीओ, ये तो आईपीओ लटक गया ऐसा लग रहा है इसका तो मामला। फिर मुझे थोड़ा सा सीरियस लग रहा है, तो बहुत जल्दी वैल्यू अनलॉकिंग होगी नहीं, और अगर ऐसा होगा तो फिर मुश्किल वाला मामला। तो मेरे ख्याल से IFCI में मुनाफा मिलता तो ले ही लेना चाहिए, फिर लोगों को इंतजार नहीं करना चाहिए। ये वैसे ही मामला है अगले साहब के साथ टायर स्टॉक वाला जब मुनाफा मिल रहा था ले लिया लोगों ने, तो सही किया। आप देखिए क्या ये 1400 वाला C8 क्या हो गया है, 1150, बड़ा पैसा। ये स्विंग स्टॉक्स में यही दिक्कत वाली बात है। एक काउंटर जहां पर आज ऑफ कोर्स लोगों का इंटरेस्ट है वो है टाटा मोटर्स, क्योंकि टाटा मोटर्स की AGM होने वाली है। कल आपको याद होगा टाटा स्टील की AGM 6 घंटों तक चली, और आज AGM से पहले नस्ली वाडिया की ओर से बयान आ रहे हैं, और यहाँ पर कोई सरप्राइजिंग बयान नहीं है। नैनो की बात साइरस मिस्त्री ने भी उठाई थी, वही दोहराते हुए नस्ली वाडिया की यही एक प्रोजेक्ट है जिसने सबसे ज्यादा प्रेशर डाला है टाटा मोटर्स के इंडियन बिजनेस पर। और आज की AGM से पहले आप देखिए 3% का ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ स्टॉक में कुछ तेजी, हल्की सी मामूली सी सही लेकिन हो रही है। बताइए संदीप जैन, आपकी क्या सलाह होगी टाटा मोटर्स को लेकर, क्योंकि हम पहले जो बात कर रहे थे कि अशोक लेलैंड में FII ब्रोकरेजेस ने एक सेल कॉल दिया है। कल ये टायर स्टॉक्स की ओर से JK टायर जैसी कंपनी ने कहा कि जो बड़ी MHCV बिजनेस है वहां पर जो टायर प्रोडक्शन है एक स्टैंड स्टिल पर आ गया है, उसका कहीं ना कहीं रिपल इफेक्ट इन बड़ी MHCV कंपनियों पर भी पड़ेगा, चाहे वो अशोक लेलैंड हो, टाटा मोटर्स हो। क्या उस एंगल से देखना चाहिए या फिर इसको सिर्फ एक प्योर EGM प्ले से? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे टाटा मोटर्स में देखिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं वो निकले तो नहीं, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है, वैल्यूएशंस के लिहाज से भी ये स्टॉक काफी अच्छा लगता है। और ये सारी चीजें तो रहेंगी जो भी ये टाटा ग्रुप में अभी चल रहा है उसकी वजह से, बट इतना बहुत बड़ा इंपैक्ट कोई पड़ता हुआ मुझे नहीं लग रहा है। कुछ भी हो जाए तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्मार्ट मनी और बाइंग आए, और ओवरऑल इंटरनेशनल प्ले भी है ये, और बाहर की डिमांड पे भी काफी डिपेंडेंट रहता है ये स्टॉक। तो मुझे तो ये स्टॉक अच्छा लगता है, और बाकी सारे अगर स्टॉक्स के साथ भी मैं कंपेयर करूं तो कहीं ना कहीं डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट सर्टेनली है, बट कहीं ना कहीं अगर सरकार इंफ्रा पुश या जो भी और स्पेंडिंग बढ़ाती है तो इस कंपनी को भी फायदा मिलेगा ओवरऑल, और इंटरनेशनल डिमांड सर्टेनली इसका एक बहुत बड़ा प्ले है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन लेवल्स पे स्टॉक में ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बाइंग ही करनी चाहिए। ओके, लेकिन बाइंग होती दिख रही कुछ काउंटर में, वो मैं आपको बता दूं। पहला तो है टाइटन में आप देखिए 1.25% की हिस्सेदारी बदली कंपनी की, बेहद इंटरेस्टिंग है ये बड़ा ट्रेड हुआ है। कितना 1,13,00,000 शेयरों का 317.50 पर, तो ये बड़ा ट्रेड हुआ है। 1,13,00,000 शेयरों का कारोबार होना टाइटन में बड़ी बात कही जाएगी, तो बड़ा ब्लॉक बदलता हुआ दिखा है। इस स्टॉक पर रखिए नजर आप, टाइटन पर, टाइटन के चार्ट्स निकाल के रखिएगा सर, कुछ है अगर एक्शन तो देखेंगे। इसके अलावा एक और स्टॉक जहां पर बहुत भारी भरकम एक्शन हो रहा है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। बड़े दिनों बाद इस शेयर में भी एक्शन हुआ है, यहां पर भी 25 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है 814 पर, और ये हुआ है BSE पर। ओके, BSE पर लाइए, हाँ नहीं ये सही है, 25 लाख शेयरों का कारोबार, ठीक है। 1.1% यानी 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी बदली, ये भी बड़ा ट्रेड है। इतनी हिस्सेदारी बदलना श्रीराम ट्रांसपोर्ट की मायने रखती। तो ये दो मिड कैप कंपनियां टाइटन और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, बड़ा भारी भरकम वॉल्यूम होता हुआ दिखा है। इन दो शेयरों पर नजर रखिए। यहाँ पर वागले साहब, आपकी कोई इनमें दोनों में खरीदारी करने की राय है किसी में? अनिल जी, बिटवीन द टू टाइटन बेटर होगा, और 327 ये दिसंबर फ्यूचर्स के लेवल से उसके ऊपर निकलता है तो एक बड़ी मूव आ सकती है जो कि 342 तक जा सकती है। तो फिलहाल मेरा सिर्फ ₹5 का टारगेट होगा। ओके, तो टाइटन ज्यादा बेटर है। एक और स्टॉक देखिए जरा, मार्क्संस फार्मा। इस स्टॉक में भी बड़ा ट्रेड हुआ है। मार्क्संस फार्मा आपके सामने लाएंगे, जी हाँ, ये भी BSE पर 41 रुपए पर, ₹40.95 पर 8,27,000 शेयरों का कारोबार हुआ है, और ये कारोबार है 1/4% हिस्सेदारी मार्क्संस फार्मा की बदली है। तो फार्मा स्टॉक एक्शन में, और आज ये स्टॉक यहाँ पर रिडार पर आता हुआ दिख रहा है। तो मार्क्संस फार्मा पर नजर रखिए, यहाँ पर भी बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। वागी साहब फटाफट इसके चार्ट भी देख लीजिए, अगर कहीं कोई एक्शन है तो बताइएगा।
पॉजिटिव है अनिल जी व्यू, 46 तक जाने के चांसेस है। अभी 42.50 का ट्रेड हो रहा है, 40.70 का स्टॉप लॉस रखिए, 45, 50, 46 का व्यू होगा अगले कुछ दिनों में। ओके, तो ये राय है इस बीच में। और एक और स्टॉक जहां पर एक बड़ा ट्रेड हुआ है वहां पर भी एक्शन होता दिख रहा है प्राइस और वॉल्यूम का। कौन सा स्टॉक है और क्या एक्शन हो सकता है ये बताएंगे हम। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। हमारे चारों एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, आप भी बने रहिए। आज बाजार की शुरुआत हुई है कमजोर, 90 पॉइंट नीचे है सेंसेक्स। निफ्टी देखिए 8000 के लेवल को होल्ड करने की पूरी कोशिश, 8026 के लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो कल जहां पर 8100 के आसपास हम चक्कर काट रहे थे, आज वो 8000 के आसपास लेवल मूव हो चुका है। और बैंक निफ्टी की ओर से सबसे ज्यादा दबाव है, 126 अंकों की गिरावट ये इंडेक्स दिखा रहा है। और यहां पर निजी बैंकों पर प्रेशर है। इंडसइंड, एक्सिस कमजोर 1% गंवा चुके हैं। अब येस बैंक भी 1% नीचे फिसलता हुआ, कोटक में भी यही चाल और आईसीआईसीआई बैंक भी आ रहा है दबाव में। एसबीआई भी पीएसयू बैंक्स में इस बीच लगभग 1% तक की गिरावट दिखाता हुआ। तो बैंक ही तोड़ रहे हैं मार्केट को। एक स्टॉक जो बड़ा एक्शन में दिख रहा है सेंट्रम कैपिटल, ये स्टॉक लेकर आइए बीएसई पर आपके लिए। और यहाँ पर 4.5% हिस्सेदारी बदली है। ब्रोकरेज शेयर काफी एक्शन में, वैसे ही वागले साहब को दिख रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल आपने रिकमेंड किया था। वागले साहब देखिए 1,90,00,000 शेयरों के आसपास का कारोबार हुआ है। सेंट्रम कैपिटल हमारे रडार पर आएगा। जहां ओके 16% बचा ही क्या अभी, ये तो 1,90,00,000 शेयर, क्या 4% बचा है, 4% बचा है, हो जाएगा। बताइए। ट्रेड सेटअप मैच नहीं होगा, व्यू तो बुलिश है। अगर ये फिर क्लोजिंग के बेसिस पे ट्रैक करना पड़ेगा, लेकिन ब्रेकआउट तो है और ये सस्टेन होता है तो 33 की तरफ की मूव है। ओके, 33 पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से अब देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी, लेकिन 4.5% हिस्सेदारी बदलना बड़ी बात है। यहाँ पर इस काउंटर में ये बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो छोटे छोटे शेयरों में बड़ा उछाल है, बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा है। मार्क्सन्स यहाँ पर बड़ा ट्रेड हुआ है, मार्क्सन्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, और साथ ही एक और स्टॉक जो हमने देखा बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है, टाइटन। यहाँ पर भी अच्छी मजबूती है। लेकिन एक स्टॉक अनिल जहां पर फिर से हम देख रहे हैं बिकवाली बढ़ती हुई। हमने पहले बात की थी एसकेएस माइक्रो की या फिर भारत फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस की। अब एमएनएम फाइनेंशियल में भी दबाव देखने को मिल रहा है। और इस पर हेमंत ठुकराल, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि स्टॉक देखिए अब 3% नीचे है वायदा में और ओपन इंटरेस्ट एडिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पिट तो रहा है काउंटर, क्या आप बिकवाली करेंगे? देखिए कल ये काउंटर ने थोड़ा आउट परफॉर्म करने की कोशिश की थी बाकी स्टॉक्स को, बट मेरे ख्याल से फाइनेंशियल्स एज अ पैक ही प्रेशर में है कम्प्लीटली। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बिकवाली अभी रहनी चाहिए। मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अनदर 2 to 3% फॉल। बट जैसे मैंने आपको पहले कहा, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि ये स्टॉक्स में ऑलरेडी काफी बिकवाली हो चुकी है। एमएनएम फाइनेंस फ्रेश शॉर्ट्स के लिए रेडी है, लेकिन भारत फाइनेंस और बजाज फाइनेंस उनमें मैं राइज पे सेल करूंगा, लेकिन एमएनएम फाइनेंस इस लेवल पे भी सेल कर सकते हैं। एमएनएम फाइनेंस बिकने के लिए तैयार, 3% तो गिर गया। ओहो, बजाज सबकी हालत खराब है बड़ी मामला बड़ी मुश्किल से मतलब थोड़ा टिकने की कोशिश करते हुए दिख रहे, वापस गए। डीएलएफ भी अब देखिए धीमे धीमे थोड़ी सी अपनी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक ऊपर खुल के थोड़े से डिले होते हुए दिख रहे हैं। स्पार्क जरूर अभी भी 4% मजबूत है। केडीडीएल भी ऊपरी स्तरों से 235 वाला 218 हो गया है। यहाँ पर भी अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। तो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वाला मामला साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक और स्टॉक पूछना चाहता हूँ यहाँ पर हेमंत आपसे, रिलायंस इंफ्रा 0.5% ही कमजोर है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में 2.5% का इजाफा हुआ है। तो क्या ये एक शॉर्ट कैंडिडेट है इस लेवल पर? देखिए अनिल जी, मेरे हिसाब से रिलायंस इंफ्रा अभी भी अपने सपोर्ट लेवल से नीचे नहीं गया है, क्योंकि 500 इज अ वेरी बिग रेजिस्टेंस। 500 से 505 का जो बैंड है वो इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। एट द सेम टाइम 480 अब एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है, क्योंकि वहां पे पुट राइटर्स की पोजीशन भी है। तो अगर आप बहुत निम्बल फुटेड ट्रेडर हैं, यानी इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, तो 505 का स्टॉप लॉस रख के
आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज बाजार के अंदर प्रेशर है, तो जो स्टॉक्स अच्छे रहे हैं उनमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक भी एक बार 485, 488 तक आ सकता है। तो अगर इंट्राडे ट्रेड्स के लिए करना चाहें तो 505 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। पोजिशनल ट्रेडर्स ये वीक तभी होगा स्टॉक अगर 480 के नीचे जाएगा। पोजिशनल ट्रेड के लिए 480 के नीचे जब खिसके काउंटर तब मंदी करे, वरना आज इंट्राडे के लिए 505 का स्टॉप लॉस रखना अहम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए। मार्केट्स की चाल पर आज देखिए मूड तो बिगड़ा है और ये मूड खराब रहा है। वैसे अगर आप देखें साल के अंत में कुछ ही दिन बाकी है 2016 खत्म होने में, और वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिली, काफी उतार चढ़ाव रहा है इस पूरे साल बाजार में, और घरेलू संकेतों के साथ ग्लोबल संकेतों का भी बाजार पर काफी असर देखने को मिला। लेकिन नया साल यानी कि 2017 से क्या उम्मीदें हैं, जानते हैं क्या कहते हैं बाजार के 3 दिग्गज, और ये फंड मैनेजर्स हैं। कोटक म्यूचुअल फंड के नीलेश शाह, SBI म्यूचुअल फंड के नवनीत मुनोद और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के आशीष समैया। – 2017 भी 2016 की तरह ही होगा, पेंडुलम टाइप का मार्केट होगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। सो अगर आप सही स्टॉक ले पाए और सही समय पे सही तरीके से निवेश कर पाए तो 2017 में भी पैसा बनेगा। फाइनली एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा 2017 के लिए, कि आपका 1 साल का पोस्ट टैक्स बैंक FD रिटर्न वो एक अच्छे स्टॉक का 1 दिन के रिटर्न से कम होगा। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, पूरे साल वेट करके 365 दिन खड़े रह के आप बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में पोस्ट टैक्स बेसिस पे जितना रिटर्न बनाएंगे उससे ज्यादा आप एक ही स्टॉक में 1 दिन में बना पाएंगे। कौन सा दिन और कौन सा स्टॉक है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। मार्केट का एक चलन ये है कि मार्केट में मजा आता नहीं है, मजा लेना पड़ता है। इसलिए नीलेश भाई ने बताया कि स्टॉक पिकर के लिए मार्केट है। और दूसरी क्या है कि इसमें अभी एक लंबा ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जैसे हम 10-15 साल पहले देखते थे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे RBI 11% के टैक्स फ्री और रिस्क फ्री बॉन्ड इशू करते थे। आजकल मैं कई सारे मीटिंग्स में जाता हूँ, इन्वेस्टर्स को पूछता हूं, जैसे यंग जनरेशन है 27, 28, 30 साल के लोग हैं, मैं उनको पूछता हूं कि आपको पता था कि 11% रिस्क फ्री मिल सकता था हमारी कंट्री में। तो एक पूरा जनरेशन है जिनको लगता है कि इंटरेस्ट रेट का मतलब 11-12% होता है। और अभी के जो हमारे इन्वेस्टर है, जो 1 करोड़ SIP इन्वेस्टर वगैरह है, जो हर साल 4-4 हजार करोड़ डाल रहे हर महीने, इन लोगों के लिए इंटरेस्ट रेट का डेफिनेशन 6 से 7% है। आज होम लोन का रेट 9% है। ठीक बात है। सो एक तो ये बड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट अब नाउ वेयर इन एरा के जहां पे रेट्स कम है। दूसरा डिजिटल और कैशलेस। और आखिरी चीज ये डिमोनेटाइजेशन को लेकर के ये हो गई है कि रियल एस्टेट और गोल्ड को इतना होल्ड करना अब ये कई लोगों को गंवारा नहीं होगा। सही बात है। सो मार्केट तो वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन ये जो बरकरार जो फ्लोज आ रहे हैं, जो लोगों का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि दूसरे ऑल्टरनेटिव्स खराब हो गए हैं, इससे अच्छा रिटर्न कहीं मिलेगा नहीं। टैक्स फ्री है 1 साल के बाद, आपको कन्वीनियंस है, लिक्विडिटी है। चाहे जब आपने दूसरे सब असेट क्लास में देख लिया कितनी तकलीफ होती है बेचने में, वो पैसा खाली बुक में ही रह जाता है कि मेरा प्लॉट इतने का इतना हो गया। सही है। और रेट्स का जैसे आशीष ने और नीलेश भाई ने बोला कि अभी बल्क डिपॉजिट 1 करोड़ से ऊपर के जो डिपॉजिट है SBI में, वो 4.75% की रेट है, और उसमें 33 आपको टैक्स भी देना है ऊपर से। तो उसके हिसाब से इक्विटी की जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है वो ही बहुत कम हो जाएगी। और आशीष ने सही बोला कि एक जनरेशन थी जहां हम सोचते थे 11-12 तो ब्याज में ही बनना चाहिए। अब ऐसा हो जाएगा कि 3-5 साल में 11-12 इक्विटी से बन सकता है, तो बहुत अच्छा है, वो तो टैक्स फ्री बढ़िया रिटर्न है। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और फंड मैनेजर की राय। पीएलएस म्यूचुअल फंड के इक्विटी हेड अमित निगम से जानेंगे कितना और एक्शन इक्विटी मार्केट्स में 2017 में वेटेड रहेगा और क्या रणनीति होनी चाहिए रिटेल निवेशकों की। इस सब पर चर्चा ब्रेक के बाद। कमजोरी बढ़ती हुई इस बाजार में आप देख सकते हैं 150 अंकों का नुकसान। सेंसेक्स में निफ्टी 8000 के अहम आंकड़े के बेहद करीब पहुंचता हुआ आधा 1% के नुकसान के साथ दिग्गज कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, और इनसे कहीं ज्यादा नुकसान मिड कैप शेयरों में आप देखें लगभग 1% नीचे 125 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वजह
ढेर सारे मिड कैप स्टॉक्स ऐसे हैं जो कमजोर होते दिख रहे हैं, खासतौर से एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी वाले शेयर देखिए, एमएनएम फाइनेंस, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, बजाज फाइनेंस, इसके अलावा इंडिया सीमेंट, हिंदुस्तान जिंक, टाटा इलेक्ट्रिक जैसे शेयर नुकसान पहुंचा रहे हैं। आईएफसीआई ये अब कमजोर होता दिख रहा है, 2% लुढ़क चुका। तो ये तमाम शेयर वो हैं जो बाजार पर दबाव बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ पीयरलेस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर अमित निगम साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये खरीदारी के लेवल आ गए या फिर जो माहौल है ग्लोबल मार्केट्स का, डॉलर का और हमारे यहाँ एफआईएस का बिकवाली का दबाव को देखते हुए इंतजार करना चाहिए? हमने बाजार को आज से 3-4 महीने पहले जाएं तो देखेंगे कि निफ्टी 9000 के लेवल के आसपास चल रहा था। तब हम लोग ये बोल रहे थे कि हम लोग को वैल्यूएशन पे थोड़ा कंसर्न है। वैल्यूएशन अपने पुराने 10 ईयर एवरेज के 1 सिग्मा डिविएशन से ज्यादा चल रहा है। सो हम लोग को वैल्यूएशन पे काफी कंसर्न था, क्योंकि 2 चीजें हम लोग को देखनी चाहिए। वैल्यूएशन अपने आप में महंगा नहीं होता है, बट उस वैल्यूएशन पे हम क्या ग्रोथ खरीद रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो पहले 6 महीने के जो नंबर्स आए थे निफ्टी कंपनियों के, उनमें हमने देखा कि निफ्टी की अर्निंग्स बहुत ही फ्लैट थी, जबकि छोटी छोटी कंपनियां थी जो मिड कैप इंडेक्स में हैं, जो तब भी 15 से 20% से ग्रो कर रही थी। बट हमारा 9000 का लेवल जब निफ्टी का था, हमें महंगा इससे लग रहा था क्योंकि ग्रोथ नहीं आ रही थी और हिस्टोरिक वैल्यूएशन से ज्यादा थे। वहां से हम लोग ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं। इसको 2 कारण हुए हैं। एक, डॉलर जैसे आपने बोला स्ट्रांग हुआ। दूसरा, डिमोनेटाइजेशन का जो झटका लगा। अब ये झटका बहुत लंबा झटका है कि छोटा झटका है, ये आने वाला समय बताएगा। हमारे अनुमान में ये चीज बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब मार्च आते आते चीजें सुधर जानी चाहिए, नॉर्मल सी हो जानी चाहिए। कई सीईओज का इंटरव्यू हम लोगों ने देखा है, कई कंपनियों के सीईओज का, उनका कहना है कि शुरू में जितना झटका था, जितना दबाव था बिकवाली पे उनके सेल्स के, वो काफी कुछ नॉर्मलसी की तरफ रिटर्न हो रहा है। और उसमें एक छोटा पैटर्न जो हमको दिखता है, जो छोटे आइटम है जिनको खरीदने के लिए हमें कम पैसे लगते हैं, उनकी रिकवरी ज्यादा फास्ट हो रही है, बशर्ते जहां पे हमारे पैसे ज्यादा खर्चे होते हैं। सो वाइट गुड्स जहां बड़े पैसे, सो ये ट्रेंड हम लोग को दिखेगा। बट आई थिंक अभी दिस इज द टाइम्स व्हेन हम लोगों को केयरफुली जो कंपनियां हमें अच्छी लगती हैं और हमारे भाव से मिल रही हैं, हमको वो देखना चाहिए। क्योंकि इंडेक्स 10% गिरा है, बट कुछ कंपनियां 25 से 30% गिर चुकी हैं। उसी पर मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही थी, क्योंकि अच्छे रिटर्न्स मिड कैप्स में बने हैं 2016 के साल में, कि इंडेक्स तो एक सीमित दायरे में था। अब क्योंकि आप कह रहे हैं वहां पर भी करेक्शन आ रहा है क्योंकि कंजम्पशन स्टोरी पर हिट रहा है, तो क्या फिर से इंडेक्स स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए? द बिग बॉयज ऑफ द ट्रेड, क्या वहां पर आपको वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लगने लगे हैं, या कोई एक ऐसा सेक्टर जहां पर आपको लग रहा है कि हाँ अब वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं, खरीद लिया जाए? इसका मैं जवाब आपको हम इस तरह से देना चाहेंगे कि हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो काफी लंबा रहता है। तो उसमें हम लोग ये छोटे टर्म के ट्रेड की, आज ये लार्ज कंपनी सस्ती दिख रही है कंपेयर टू अ स्मॉल, हम लोग वैसे ट्रेड्स में नहीं पड़ते हैं। अगर हमारी कंपनी जो हमको पसंद थी आज से समझ लीजिए 2 महीने पहले, डिमोनेटाइजेशन के पहले, मगर वो बहुत महंगी हो गई थी क्योंकि मिड कैप्स में इतना पैसा आया, प्लस उन कंपनीज में ग्रोथ थी, बट आज वो 25% या 30% ग्रो हो गई, नीचे आ गई हैं। हमारे हिसाब से उनका वैल्यूएशन बिजनेस ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years वो 25% से कम नहीं होगा। इट मे फॉल बाय 2-3% ओवर नेक्स्ट 5 years। इस क्वार्टर में हो सकता है 25% का डीग्रोथ है, बट दैट मीन्स हमारे लिए लंबे समय को लेने के लिए यही कंपनियां बहुत अच्छी रहेंगी। तो ये कौन से सेक्टर्स की कंपनियां? तो जैसे हम कंजम्पशन में अगर आप देखें तो जैसे पेंट्स इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो वहां हमने काफी करेक्शन देखा है, और इसके भी 2 कारण रहे। एक तो डिमोनेटाइजेशन, दूसरा कि ये एक ऐसा खर्चा है जो कि किसी भी घर के लिए एक बड़ा खर्चा होता है, और ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए जरूरी है। अगर मैं आज घर पेंट कराना चाहता था मगर मेरे पास पैसे की कमी है, तो मैं आज न सही 6 महीने बाद करा सकता हूं। तो इस कंजम्पशन में एक पोस्टपोनमेंट आएगा, वो पेंटिंग कभी ना कराए ऐसा नहीं होगा। और दूसरा हमने देखा है कि क्रूड ऑयल की थोड़ी सी रैली हुई, उसको भी लोगों को लेके मन में चिंता है, पर उस पर हमें उतना परेशानी नहीं होती है क्योंकि इस इंडस्ट्री की प्राइसिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो वो पास ऑन कर देते हैं, वो लोग पास ऑन कर देते हैं। थोड़ा 1-2 महीने का लैग होगा, पर उससे हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे उतना फर्क नहीं आएगा। तो जैसे वो सेक्टर हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, जहां पर बेसिकली
जो लीडर्स हैं जी हाँ, उनको बड़ा फायदा होगा डिमोनेटाइजेशन होने के बाद में। बिल्कुल, क्योंकि वो एंड एक चीज अगर हम लोग और ना भूलें, इस डिमोनेटाइजेशन के शोर में हम लोग जीएसटी को भूल गए हैं, जो कि 2 महीने पहले तक बहुत बड़ी चीज थी। इन दोनों चीजों से ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो अच्छे ब्रांड्स हैं, उनको बहुत फायदा होगा आने वाले समय में। और अगर वही कंपनियां हमको अगर आज अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही हैं कंपेयर टू देयर ओन हिस्ट्री, मैं ये नहीं कह रहा कि हम उनको किसी और कंपनी से कंपेयर करें, ठीक बात है, खुद की उनकी हिस्ट्री जो रही है वैल्यूएशन की, उसके मुकाबले अगर हमको सस्ती मिल रही है तो उनको हमें जरूर देखना चाहिए। मैं जो समझ रहा हूँ अमित जी आपकी बात, वो ये कि मैं देखिए कई सारे मिड कैप कंपनियां हैं, जरूर, ठीक है, जिनका कंपटीशन होता है अनऑर्गेनाइज प्लेयर से, जो सिर्फ क्या होता है कि उनकी टैक्स बचा बचा के उनको कॉम्पीट करते हैं। दैट्स राइट, है ना, कहीं सेल टैक्स बचाया, कहीं वैट बचाया, कहीं कुछ बचाया, और उस चक्कर में कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, तो 10% सस्ता बेचते तो उन्हें दिक्कत होती है। तो ऐसी कंपनियां अब फायदे में आ जाएगी, क्योंकि अब टैक्स वैक्स बचाना पॉसिबल होगा नहीं। यस, करेक्ट। तो ऐसी मिड कैप कंपनियां, और चूंकि मिड कैप में करेक्शन भी बढ़िया हो रहा है, जी हाँ, वहां सोचना चाहिए। कुछ सेक्टर ऐसे दिख रहे हैं आपको? तो हम क्या करते हैं, हम वो सेक्टर्स को जरूर देखना चाहेंगे जहां पे अनऑर्गेनाइज बहुत बड़ा था ऑफ दैट कैटेगरी। सो जैसे अगर आप फुटवेयर इंडस्ट्री देख लीजिए, ठीक बात है, 2/3 से ज्यादा जो वो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। एंड हमें लगता है वो एक ऐसा सेक्टर है जहां हमको, मतलब कंजम्पशन में बहुत सारी जगह हैं, बट ये एक ऐसा सेक्टर है जहां हमको लगता है कि एक बार जीएसटी हो जाए एंड आफ्टर दिस डिमोनेटाइजेशन काफी फायदा हो सकता है आने वाले समय में। इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट, मतलब ऐसा नहीं है 2 महीने में, 3 महीने में, बट ओवर नेक्स्ट 3, 4, 5 years दिस विल बी अ ग्रेजुअल शिफ्ट जो कि होगा कंज्यूमर्स का टू बाय प्रोडक्ट्स व्हिच आर ब्रांडेड, एस्टैब्लिश्ड, बिकॉज अब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उनके पास वो एडवांटेज नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर आपको वही अनऑर्गेनाइज जूता उतने ही प्राइस में मिले जिसमें एक ब्रांडेड मिल रहा है, तो आई एम श्योर पीपल विल गो प्रेफर ब्रांड के लिए जाएंगे। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि कंजम्पशन थीम को जो लोग राइट ऑफ कर रहे थे वो पूरी तरह से रिटर्न ऑफ नहीं है, पेंट्स है, फुटवेयर है, जहां पर लोगों की डिमांड रहेगी। लेकिन एक स्पेस जहां पर लोगों ने एक क्लियर कट कॉल दे दिया है बिकवाली का, वो है एनबीएफसीज। जी हाँ, उस पर आपका क्या नजरिया बन रहा है? जरूर, सी एनबीएफसी जो पैसा देते हैं ग्राहकों को 2 कारणों से देते हैं, एक उनका धंधा करने के लिए और दूसरा उनके कंजम्पशन के लिए, राइट। नाउ द एनबीएफसीज व्हिच आर फोकस्ड ऑन बिजनेस, देयर दे मे फेस चैलेंजेस बिकॉज अ लॉट ऑफ दिस मनी जो वो दे रहे थे उन कंपनीज को जो अनऑर्गेनाइज थी, वहां पे हो सकता है उनको प्रेशर आए। बट जो फंडिंग जा रही थी कंजम्पशन को रिलेटेड, या जैसे मॉर्गेज फाइनेंस है, नाउ वहां पे हमें नहीं लगता है कि बहुत प्रेशर आएगा। थोड़े समय का दिक्कत है। अब जैसे कि आरबीआई ने बीच में एक 60 डेज का वेवर दिया था कि अगर आप अभी नहीं पे कर सकते हैं तो आप 60 डेज के बाद दे सकते हैं। कुछ लोगों ने उसका ऐसा इंटरप्रिटेशन निकाला कि ये लोन वेवर हो गया है, और उसको लेके हमें कुछ एमएफआईज का इंटरव्यू पढ़ने को मिला कि लोग पैसा देने को ही तैयार नहीं है, उसकी वजह से काफी प्रेशर है। वो गलत है। बट अगले 5 से 6 महीने में हम लोग देखेंगे कि एक बार जब चीजें नॉर्मलाइज होंगी, पैसा सिस्टम में वापस आएगा, तो एनबीएफसीज जो कंज्यूमर फाइनेंस पे फोकस्ड हैं उनमें हमें उतना दबाव नहीं दिखेगा। जो एनबीएफसीज बहुत ज्यादा ऐसी कंपनीज को पैसा देती थी जो उनका बिजनेस चलाने का था और वो अनऑर्गेनाइज में थी, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को चैलेंज तो आएगा, ठीक बात है, तो वहां थोड़ा दबाव आ सकता है। बट जैसे मॉर्गेज फाइनेंस है, जैसे जो घर को आप खरीदने जाएं तो आपको एक कंपनी पैसा देती है, उसमें बहुत ज्यादा दबाव आए, ये हमें नहीं लगता है। ठीक बात है, क्योंकि घर किसी के लिए भी बहुत ही कीमती होता है, वो किसी और लोन पे फिर भी डिफॉल्ट कर सकता है, घर पे नहीं करेगा, पर घर पे नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और बाजार और तमाम सेक्टर्स, ये इंटरेस्टिंग थीम्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए, जहां पर कमजोर बाजार में आप लगा सकते हैं पैसा। निफ्टी कमजोर और 8000 के हमारे टारगेट के बेहद करीब पहुंचा है, 8006 का आज का है। तो फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सिंधी से आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग प्रियंका संभव के साथ। नमस्कार।